हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं हिंदी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। अगर आपने देखो हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस विद इन अ सेकंड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये छायावादी कवि हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी कवि हैं, और राय कृष्ण दास भी छायावाद कवि हैं। ये सभी जो है छायावाद कवि के उदाहरण हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखो, वर्णमाला अगर आपने पढ़ी है तो विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी, उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है? तो सही आंसर हो जाएगा सर वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, कल भी हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद कौन सा है? मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे का विपरीत छंद। सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो कि दोहे का विपरीत छंद कौन सा होता है? सोरठा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। देखो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, ये सी है, ये सी एक वाचक शब्द है, और ये सी वाचक शब्द किसकी पहचान करा रहा? उपमा अलंकार की। पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो, ना हिंदी का ज्ञाता तुम्हें बनना है, ना हिंदी का ज्ञाता हमें भरना है। एग्जाम में आनी है तो उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। तो अच्छी बात है कि ये जो वाचक शब्द होते हैं जिनसे आप किसी अलंकार की पहचान कर सकें, तो उन पे जो ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अलंकार की हिंदी समझने से ज़्यादा आसान ये सारी चीज़ें समझना होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि छंद देखो कई लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन छंद समझने से ज्यादा अच्छा है कि मात्राओं को गिनना सीखना। मात्राओं को गिनना सीख लोगे, अपने आप ही छंद आ जाएगा। इसी प्रकार से अलंकार, अलंकार की देखो कुछ अलंकार में तो हिंदी पता करना ही बिल्कुल कंपलसरी है, तभी जाके आप पता लगा पाओगे। ठीक है, लेकिन कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिसमें वाचक शब्द होते हैं, जैसे ज्यों त्यों, ये सभी शब्द जो है वो उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान कराते हैं। ठीक है, मनहु मानो जनहु जानो, ये सभी शब्द। उसके बाद सी हो गया, सा हो गया, ये सभी वाचक शब्द होते हैं, ये उपमा अलंकार की पहचान कराते हैं। ठीक है, यमक अलंकार में आप सभी लोग जानते हैं एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, अर्थ अलग अलग होंगे, यमक अलंकार हो गया। और अगर एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए और अर्थ उसके समान हो तो लाटानुप्रास आ जाए। तो ये क्वेश्चन कठिन तब बन जाता तब लाटानुप्रास और यमक अलंकार दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ। ठीक है, जैसे मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अब इस मनुष्य में मनुष्य की हिंदी दोनों जगह मनुष्य ही आ रही है, तो यहाँ लाटानुप्रास होगा। समझ रहे? यमक नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको तभी आएंगी जब जाके आप अच्छे से इनका गहन अध्ययन करोगे। मैं तो आपसे एक बार एक चीज बोलूंगा कि कोई भी टॉपिक एक बार इस हद तक पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़े, और कभी भी वो टॉपिक आपके सामने आए तो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, ये टॉपिक हमने इतनी अच्छे से पढ़ा था कि इसके कितने भी क्वेश्चंस आ जाए हमको सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और कठिनाई हो रही तो इसका मतलब ये है कि उस टॉपिक में कोई ना कोई कसर आपकी रह गई है, जिस वजह से आप उस टॉपिक को नहीं कर पा रहे हैं। तो कई लोग कमेंट्स में कहते हैं सर अलंकार कैसे पहचाने, छंद कैसे पहचाने। तो उन सारी चीजों को पहचानने से अच्छा है उनकी जो गहराई है उनको समझना, और गहराई समझने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप बात मानो, बस पेशेंसली उस चीज को फॉलो करोगे तो आराम से आप इन सारी चीजों को कर पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कई लोगों के कमेंट आए थे तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब घा का उच्चारण स्थान, अब देखो घा का उच्चारण या उच्चारण स्थान याद करने से अच्छा है पूरे व्यंजन का उच्चारण स्थान याद कर लो। अब घा आपको पता होना चाहिए, ये का वर्ग में आता है, का खा घा, और पूरा का वर्ग कंठ से बोला जाता है, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये बेसिक चीजें पता होंगी ना तो आंसर अपने आप लिख लेगा। समझ रहे? जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं? जिस समाज में दोनों अर्थ मिलकर एक नया अर्थ प्रकट कहते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, ये समास विग्रह हुआ, लेकिन अर्थ क्या हुआ? गणेश जी। कोई तीसरा अर्थ प्रकट हुआ, तो इसलिए बहुब्रीहि समास होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे भी आती नहीं थी, लेकिन
मैंने पढ़ी हुई है तब जाके आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है। मैं कुछ नहीं आता है तो उसको पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, उसको संपूर्ण बनने की जरूरत भी नहीं है। जो चीज उसके लिए बेस्ट है उसको पढ़ो और लोगों को बताओ। सीधी सिंपल बात है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ता। ता ध्वनि जो है वो एक अल्पप्राण है। अब आप बोलोगे सर ये ता ध्वनि कैसे अल्पप्राण हो गई, मुझे तो पता ही नहीं है अल्पप्राण। अब देखो अल्पप्राण की डेफिनेशन कभी पूछी नहीं गई आपके एग्जाम में, फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। अल्पप्राण वो व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए मुंह से कम वायु निकले। देखो अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। मुंह से कम वायु निकले तो वो अल्पप्राण कहलाते हैं। अब देखो हर वर्ग का मतलब होता है का वर्ग। अब देखो जैसे तावर्ग ही ले लो तो इससे आसानी से ता, था, दा, धा, ना, ये तावर्ग है पूरा। अब देखो इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। अब हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहलाएगा। पहला वर्ण अल्पप्राण, तीसरा वर्ण अल्पप्राण, पांचवा वर्ण अल्पप्राण, ये अल्पप्राण कहलाएंगे सारे के सारे। अब ऑप्शंस में ता था तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो मेरा बेसिकली कार्स जो होती हैं उनमें मेरा इंटरेस्ट है। अभी मैंने नया चैनल ओपन किया हुआ है, दी नेक्स्ट राइड करके। दी नेक्स्ट राइड। अब सब कुछ मुझे कार में नहीं आता है लेकिन मैं धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर कोई लोग ऐसा जो जिनका कार में इंटरेस्ट है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वो मेरा एक शौक है, ये मेरा पैशन है पढ़ाई, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगता है, शौक मेरे को अच्छा लगता है। पैशन मतलब करना मुझे बहुत ज़्यादा जोशफुल लगता है इसको करना। तो इसलिए मैं स्टडी चैनल ओपन किया था और चल भी रहा है ठीक ठाक, ठीक है। चलिए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई, इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है? अब देखो डीपली आ गया ये आपको, है ना। कैसे पहचानेंगे? देखो इसके लिए आपको पूरी मेरी क्लास देखना पड़ेगी। अब देखना, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, है ना। तो यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। मैंने आपको बताया था अभी, बातों ही बातों में बता दिया था कि जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और अर्थ समान हो तो वहां लाटानुप्रास होता है। राम हृदय जाके, राम हृदय जाके, इसका मतलब राम के हृदय की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर लाटानुप्रास होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रथम तीन वाक्य दिए हुए एबीसी के रूप में, जिस पार्ट में गलती है उसी का आपको चयन करना है, समझे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब विसर्जन हो चुकी थी। गलत, विसर्जन हो चुका था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बढ़िया क्वेश्चन। आस प्रत्यय है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा उत प्लस चारण। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। परिणामतः। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अमी का तत्सम रूप क्या होगा? जल्दी से बताइए। अमृत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द पहचानिए, कौन सा तद्भव शब्द है? कांच एक तद्भव शब्द हो जाएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली पूर्वी हिंदी से है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर देख लीजिए, धोखे भरे आधुनिक समाज में फिल इन द ब्लैंक्स की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसकी प्रवृत्ति? धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विकास के लिए आर्थिक फिल इन द ब्लैंक्स आवश्यक होती है। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द जो है वो समान होता है? तो कौन सा छंद है वो? कुंडलीय छंद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। ये एक भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा बुढ़ापा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कहाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इस का भाव क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मतलब कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना।
प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा? प्रतिदिनम समास क्या होगा? अव्ययीभाव समास, क्योंकि आगे प्रति आ गया। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? दिन दिन प्रति, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? इस वाक्य में कितने विशेषण है? बढ़िया क्वेश्चन है। 3 जो विशेषण कितने हैं? 3 है। देखो, अंतिम शब्द एक विशेषण हो जाएगा, सर्वोच्च शब्द एक विशेषण हो जाएगा और ध्येय शब्द एक विशेषण हो जाएगा। ये 3 विशेषण है, समझ गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक पंक्ति, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, 1 से 6 तक जो है वो वाक्य दिए हुए हैं, तो आपको इनको बताना है। देखो, पहले नंबर पे तो ये आएगा ही आएगा एक, और छठवें नंबर पे ये देश आएगा ही आएगा। इन दोनों के बीच में जो दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पे हैं, तो कौन कौन से सेंटेंस आएंगे ये आपको बताना है। देखो, एक भौगोलिक सीमा में, यानी कि बा वाला पहले आएगा, ये दोनों ऑप्शंस में दिया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, एक राष्ट्रीय चेतना, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आएगा आपका कौन सा? या वाला, यानी कि बा और या, ये दिया तीसरे ऑप्शंस में, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश में है, ठीक है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, विन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये की सूल। तो आपको बताना है ये कौन सा छंद है। अब देखो, छंद पहचानने के लिए तो आपको यही है कि आपको मात्राएं गिनना आना चाहिए। तो मात्रा गिनना है, देखो छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा एक मात्रा। देखो, भा में बड़े आकर डंडा लगा तो बड़े आकर में डंडे भी दो मात्रा, और दो मात्राएं हिंदी में इस तरीके से डिनोट करते, और भाषा में भी दो मात्राएं हो जाएंगी। देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये आधा ना और नादा ना, ये संयुक्त अक्षर है। अब संयुक्त अक्षर की पहचान क्या होती है? जो इसके आगे जो शब्द आता है ये इसको दीर्घ कर देता है। तो संयुक्त अक्षर के आगे क्या आया? उ आया, तो इसको दूर कर देगा, तो यानी कि इसमें दो मात्राएं होंगी, जबकि संयुक्त अक्षर में एक ही मात्राएं होंगी। और ती में भी एक मात्रा होगी, क्योंकि छोटी की मात्रा लगी। आ में देखो एक मात्रा, हा में देखो ऐ की मात्रा लगी, तो ये दो मात्राओं में गिना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कितने, एक दो और दो चार, दो छः, दो आठ, आठ दो दस, दस और तीन 13। पहले इसमें कितनी मात्राएं हैं? पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, और जब पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं तो दुआ छंद हो जाता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो, सुर सुर तुलसी शशि उड़यन केशव दास और कभी खगोत सम जहते करे प्रकाश। इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। देखो, सूर सूर शब्द आया, यमक अलंकार हो जाएगा, जबकि अर्थ दोनों के अलग हैं, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, किस आर्टिकल के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343 के तहत, पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतरंग का विलोम शब्द हो जाएगा आपका बहिरंग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कल किसी का कमेंट आया कि सर आप समझा नहीं पा रहे, क्या नहीं समझा पा रहा? मैं तो ये सोच रहा हूँ, देखो छंद वहां पर मात्राएं गिन के बता रहा हूँ, अलंकार में मैं बता रहा हूँ, समास में बता रहा हूँ किस तरीके से इसकी पहचान है। बाकी ये जो क्वेश्चन है अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग, ये तो वोकैब के क्वेश्चन हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेंगे। इसमें कौन सी ट्रिक बता दूं मैं? उसके बाद भी इस तरह ये कमेंट करते हो तो अच्छा नहीं लगता। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी बताओ। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संबंध कारक। अब आप बोलोगे संबंध कारक कैसे होगा, जबकि संबंध का जो विभक्ति चिन्ह इसमें दिया ही नहीं है। यहाँ पर देखो, रिलेशन बता रहा है एक, जब भी रिलेशन बताएं तो वहां पर आपका संबंध कारक ही होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को पहचानिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? चारों ही ऑप्शंस को पढ़ोगे आराम से पहचान जाओगे। राम ने रोटी खाई है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। नकल, नकल शब्द जो है वो एक पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि नकल की जाती है। जिस प्रकार अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे हम अनुग्रहित, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बहुवचन का प्रयोग होता हुआ है? देखो, लड़का कहता है गलत, लड़के ने कहा गलत, लड़के लड़के से कहते हैं, और लड़के ने लड़के से कहा, तो बहुवचन का प्रयोग तीसरे ऑप्शंस में हुआ।
प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद करोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अगर आप करोगे तो? प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद, तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता भी सकते हो। प्रति प्लस अक्ष, क्या? प्रति प्लस अक्ष। अब देखो प्रति में छोटी ई की मात्रा और यहाँ आ, और छोटी ई का मेल जब आ से हो तो या बन जाता है और ता आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस संधि का नियम है सर? यण संधि का नियम बता दिया आपने। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दैत्य प्लस अरिह शब्द में आपको बताना है कि दैत्यारी हो गया, तो आपको बताना है उदाहरण किसका है। देखना, दैत्य में या आया और या एक व्यंजन है, तो व्यंजन किसी भी स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता, तो ये छोटा आ तो इसमें आएगा ही आएगा। अरी में तो छोटा आ है ही, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़े आ बनाते हैं, बिल्कुल सर बड़ा आ बनाते हैं। तो क्या देखो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा भी लगी लगी, तो ये किस संधि का नियम है सर? आप बोलोगे सर दीर्घ संधि का नियम है, लेकिन ऑप्शंस में तो दिया ही नहीं है सर। अरे भैया दीर्घ संधि तो स्वर संधि का पार्ट है ना, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा फिर। नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? नीलोत्पल का समास विग्रह करोगे तो विद इन अ सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। जल्दी बताओ, नीलोत्पल में कौन सा समास है? समास विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो उत्पल, और है जो की जब हिंदी निकलती है तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है। स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताओ। स्वाभाविक और स्वागत में उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, और दोनों ही शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? जल्दी बताओ। देखो हम आप स्वाभाविक की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक में आपका स्व उपसर्ग होगा, जबकि स्वागत में सु उपसर्ग होगा, ध्यान रखना। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बताना है, ये गलत वर्तनी कौन सी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, जबकि इसका सही रूप बी ऑप्शन में लिखा। ठीक है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यातुधान, यातुधान जो है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, यातुधान ये राक्षस का पर्यायवाची होगा। ठीक है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? प्रत्युनपन्नमति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? देखो, निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो किसी के याद में बरस रहे होंगे, तो वियोग श्रृंगार रस, तो किसका? वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लो, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गढ़ऊ गुसाऊ, इसमें आपको बताना है ये कौन सा अलंकार है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।